हेलो जैन साथियों, कैसे हो आप सब। विश्लेषण आईएएस के यूट्यूब मंच पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम ये इकोनॉमी सेक्शन यूपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे थे। हमने 2013 से लेकर 22 तक के जितने प्रश्न थे उनको हमने हल कर लिया है। आज हम 2023 के प्रश्न करेंगे और इकोनॉमी वाली सीरीज आज हमारी पूरी हो जाएगी। आप इसको जरूर देखें, इसका पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। आधारिक संरचना निवेश न्यासों। आधारिक अवसंरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से ब्याज हुई ब्याज आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश कर योग्य है। ठीक है, पहली बात तो ये कह रहा है। इनविट का क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका पूरा नाम है। ठीक, अब ये कह रहा है इस डिपॉजिट में, अब मान लो आप इसमें शेयर धारता है, इसमें जो जमा करते हो उस पर जो ब्याज मिल रही है आपको, तो वो उस ब्याज पे क्या कह रहा है, निवेशकों में जो वितरित कर रहे हैं उसको तो कर से छूट है, लेकिन उसमें इक्विटी के रूप में शामिल हो तो उसमें जो इक्विटी के रूप में आप शामिल होगे तो लाभ होगा, उसको लाभ का एक अंश आपको मिलेगा। उस पर क्या है, ये कर योग्य है, उस पर मतलब टैक्स लगेगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, इनविट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इनविट एक म्यूचुअल फंड है। कौन सा फंड है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि जैसे आपको पता हो कि हमारे साथ मेरी उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसकी उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, कई सारे लोग मिलकर इसको बनाते हैं और ये क्या है कि एक फंड बना दिया है इसको। ये क्या, कई सारे कंपनियों के कई सारे शेयर्स में निवेश करता है, तो म्यूचुअल कई सारी जगह, तो उससे जो आय होगी वो सभी लोगों में वितरित कर दी जाती है। ठीक है, और जो इक्विटी है उस पर जो लाभ हो रहा है, लाभ का कुछ अंश भी उस पर वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो कर योग्य, लाभ तो कर योग्य है लेकिन कर, लेकिन जो ब्याज है उस पर छूट है। ठीक है, ये कह रहा है दूसरा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, कथन वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002। ठीक है, 1992 का था, इसमें 2002 में संशोधन किया गया कि अधीन इनविट को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऋणी का मतलब क्या है, देखिए इनविट क्या है, एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड, फंड के रूप में पैसा ले रहे हैं, तो क्या ये ऋणी है, तो इसको ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये बोल रहे हैं वो। ठीक है, ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखो पर इसमें क्या है, ये वाला बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, ये उस पर क्या कर से छूट है लेकिन लाभांश कर योग्य, ऐसा नहीं है, कर से छूट नहीं है। ये वाला क्या है, गलत हो जाएगा, पहला वाला इसको गलत है ये, तो उसका क्या हो जाएगा, जहां जहां पहला कथन है। देखो ऐसे प्रश्न इस बार यूपीएससी ने 2023 में काफी पूछे थे। अगर आपको ये पता चले इसका पहला एक गलत है और दूसरा सही है, तो मतलब आपको ये भी पता चल गया कि एक इसका गलत है। मान लो आपको इसके बारे में नहीं जानकारी दूसरे के, आपको ये पता है कि पहला वाला ऑप्शन इसका गलत है। जहां जहां आपका पहला है, देखो कथन एक और कथन दो दोनों सही है, देखो ये वाला गलत हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन एक, कथन दो, कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता। देखो जहां कथन एक सही दे रहा है वो सारे गलत हो जाएंगे। कथन एक सही है, देखिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, केवल डी बचा। ठीक है, चलिए कोविड विश्व महामारी कोविड 19 के बाद विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। ठीक है भाई, कथन ये कह रहा है ब्याज दरें बढ़ा दी। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपाय में प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो कोविड 19 आया आपका, कोविड 19 क्या हुआ, कोविड 19 से क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ।
प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम हुआ, इससे प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। प्रोडक्शन कम है तो डिमांड को या फुलफिल नहीं कर पाएंगे, डिमांड ज्यादा रहेगी। ठीक, जब डिमांड इसकी ज्यादा रहेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन क्या है, वो ज्यादा था, महंगाई ज्यादा। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में वो ज्यादा थी। भाई मनी सप्लाई ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है तो चीजें क्या महंगी हो जाएंगी। अब मान लो 1 किलो ही टमाटर है पूरे मार्केट में और 10 लोग खरीदने वाले हैं, पैसा सबके पास है। अब मान लो मार्केट में उसकी वैल्यू मान लेते 40 रुपए किलो है और लोग क्या 100 रुपए लेके खड़े हैं उसके पास, और 1 ही किलो टमाटर है, तो क्या होगा, महंगा कर देगा दुकानदार, ये बोलेगा भाई 100 रुपए किलो है, तो क्या उसको भी लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये क्या ऐसे हो सकता है। लेकिन अब इसको कम करना हमको, इस तरह की महंगाई को, तो ये होगा कि हमें जो मनी सप्लाई है, उनके हाथ में पहले 100 100 रुपए थे, अब उसको कम करके हम 20 20 रुपए कर दें, उनके हाथ में पैसा ही कम बचे। अब जैसे मान लो आरबीआई है, एक अमेरिका में फेडरल बैंक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो फेडरल बैंक ने क्या किया, इधर देख लेते हैं। जैसे मान लो फेडरल बैंक है, उसने क्या किया, अपनी जो ब्याज दरें हैं, ब्याज दर वो बढ़ा दी। ब्याज दर बढ़ा देगा तो जो बाकी जो बैंक हैं, बैंकों को ऋण क्या है, महंगा हो जाएगा। ऋण महंगा हो जाएगा तो ये ग्राहकों को क्या देंगी, महंगा देंगी। ग्राहकों को ऋण क्या महंगा देंगी ये। इससे क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति कम होगी मार्केट में, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो क्या महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, डिमांड ही कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक, इसी तरह आरबीआई करती है ये काम। ठीक है, तो लोग इससे क्या डिमांड ही कम हो जाएगी, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, डिमांड कम करेंगे, है ना। तो ये क्या हो, पहला वाला क्या है, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। ठीक है भाई, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है ये, के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। सही बात है भाई, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, दो कथन एक ही सही व्याख्या कर रहा है, सही बात है भाई। चलिए देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्याकरण या स्टरलाइजेशन के भाग के रूप में जाना जाता है। बंध्याकरण क्या होता है, देखिए बंध्याकरण के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। अब जैसे आरबीआई है, ठीक, आरबीआई को ये लग रहा है कि मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है, मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है, जिससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब आरबीआई क्या करती है, एक होती गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सेक जिसको बोलते हैं। अब इसका ये आरबीआई दो काम करती है, आरबीआई जी सेक के संबंध, एक तो इसका क्रय करती है, एक इसका विक्रय करती है। अब मान लो आरबीआई इसका क्रय कर रही है, लोगों से इसको खरीद रही है, तो उससे खरीदेगी तो उनको, मान लो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रही है तो लोगों को उसके बदले पैसे देगी, पैसे देगी तो मार्केट में सप्लाई और बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। अगर मान लो आरबीआई ये कहे कि भाई मैं सिक्योरिटी आपको बेच रहा हूं उसके बदले पैसे लेगी वो, तो पैसे लेगी तो मार्केट में क्या मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। मुद्रा की आपूर्ति कम करके उसके बाद महंगाई को कंट्रोल कर सकती है वो। तो इसी मुद्रा की आपूर्ति को कम करना जिसे की खरीद के द्वारा, इसको बोलते हैं बंध्याकरण। ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ये दोनों क्रय विक्रय का जो मामला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। विक्रय कर रही है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी विक्रय करिए तो मुद्रा की आपूर्ति पे क्या फर्क पड़ेगा, विक्रय कर रही है, बेच रही है वो, बेच रही है लोगों को,
तो मुद्रा ले रही है, सिक्योरिटी दे रही है, मुद्रा की आपूर्ति कम। अब क्रय कर रही है, पैसा दे रही है, सिक्योरिटी ले रही है, तो मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाए। आरबीआई लोगों से क्रय कर रही है, तो मुद्रा क्रय कर रहा है मतलब लोगों से खरीद रही है, पैसा दे रही है, तो ये मुद्रा की आपूर्ति को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने के द्वारा कम करने की प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत इसको किया जाता है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, एक टूल है मौद्रिक नीति का। इसमें क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय विक्रय हो रहा है, लेकिन विक्रय जो कर रही है, और विक्रय किसके लिए कर रही है, किसके लिए, महंगाई को कम करने के लिए विक्रय कर रही है। तो महंगाई कम करने के लिए विक्रय कर रही है, मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, बंध्याकरण। ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ है, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए, सरकारी बॉन्ड बाजार, दीर्घावधि द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, स्टॉक बाजार, पूंजी बाजार। ये स्टॉक बाजार यहां तक है। पूंजी बाजार में तुम्हें से क्या शामिल होगा, देखिए एक होता है वित्तीय बाजार, वित्तीय का यहाँ लेन देन होगा, वित्तीय बाजार। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पिछले ये सारे कंसेप्ट की पिछले वर्षों की हम जब चर्चा कर रहे हैं प्रश्नों की, सारे कंसेप्ट ये आ चुके हैं पहले, सारे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये सारे सारे आ चुके, कई बार आ चुके हैं। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, ठीक, एक होता है अल्पकालिक, ठीक, एक होता है दीर्घकालिक। ठीक, जो अल्पकालिक होता है उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा बाजार। क्या बोलेंगे, मुद्रा बाजार। जो दीर्घकालिक होता है उसको क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार। ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक। अब इसके क्या है, इन दोनों के कुछ ना कुछ उपकरण है, इसके उपकरण है। जैसे क्या है, इसमें अगर पैसा जुटाना है शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालिक है, लगभग एक साल, एक साल से ऊपर के लिए अगर पैसा जुटाना है किसी कंपनी को या किसी बैंक को या सरकार को, वो किस में आ जाएगा, दीर्घकालिक या पूंजी बाजार का घटक हो गया वो। ठीक है, अब इक्विटी में, पूंजी बाजार में, पूंजी बाजार में क्या आ जाएगा, इक्विटी या प्रतिभूति, इक्विटी या प्रतिभूति आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, स्टॉक बाजार। ठीक है, स्टॉक बाजार, और क्या आ जाएगा, बॉन्ड वगैरह। ठीक, अल्पकालिक में क्या आ जाएगा आपका, जैसे ट्रेजरी बिल, ये शॉर्ट टर्म का लोन इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जारी कर सकती है ट्रेजरी बिल को। ठीक है, राज्य सरकार नहीं जारी कर सकती। और क्या आ जाएगा इसमें, कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए उधार लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉल मनी। एक कॉल पे मनी मिल जाए उसको बोलते कॉल मनी। अब ये पूछ रहा है कौन से पूंजी बाजार के किसको शामिल करोगे भैया पूंजी बाजार में। देखो स्टॉक बाजार है, ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल क्या है, मुद्रा, कॉल मनी मार्केट मुद्रा, सरकारी बॉन्ड है, तो क्या होगा इसका, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लघु कृषक बड़े खेत, देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक कंसेप्ट भी आता है, लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना को सर्वोत्तम वर्णन करता है। लघु कृषक बड़े खेत, ये क्वेश्चन आपको बस इतना ही पढ़ के समझ आएगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मान लघु कृषक है, हमारे यहाँ कृषक कैसे हैं, ऐसे 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 बैठे हुए हैं, ये कृषकों की ये भूमि है ना। सीमांत कृषक याद आए, सीमांत व लघु कृषक याद आए। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, युद्ध के कारण अपने देश में बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रिया को समाकलन और संगति लाते हैं। ठीक है, ये क्या, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक एक समूह बना रहे हैं, समूह में अपने आप को
व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। ठीक। अगला क्या कह रहा है, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी जरूरतों को कृषि पण्य का उत्पादन करें। बिल्कुल नहीं है ये, बस इसका कंसेप्ट ये है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिल जाए, अपने समूह व्यवस्थित कर लें और चुनिंदा कृषि संक्रिया मतलब नई तकनीक को, मान लो किसी के पास 2 बीघा जमीन है, 1 हेक्टेयर में बहुत कम जमीन है, उसमें क्या कुछ तकनीक यूज करेगा, रोटावेटर यूज करेगा, मान लो जो गेहूं काटने की मशीन होती है वो भी यूज करेगा, तो छोटी खेती में नहीं उस कोई तकनीक ज्यादा यूज हो पाती, तो सब लोग मिलके आ जाए साथ में और नई तकनीक के साथ खेती करें, उसको उसी के बोला गया लघु कृषक और बड़े खेत, मतलब छोटे कृषक है और बड़े खेत उन्होंने बना लिए। तो क्या हो जाएगा ये, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं, समाकलन और संगति लाते हैं। ठीक है। अगला क्या करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल नाइजर नाइजर जिसको बोला जाता है, ठीक, वही जोटिया एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है, एमएसपी, काले तिल के लिए। ठीक। देखिए एमएसपी से कई प्रश्न आते हैं, 1-2 साल, हर एक साल में कोई ना कोई प्रश्न आ रहा है। ठीक है, एमएसपी वाले मुद्दे को इस बार जरूर आ सकता है, क्योंकि एमएसपी के लिए काफी बड़ा आंदोलन किया है किसानों ने। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना आप एक बार। ठीक है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। ठीक है। भारत के कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। भाई ला सकते हैं, ये तो ऐसा प्रश्न कथन है कि हो सकता है भाई काले जो तिल है उसका तेल निकाले तो भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं यूज। ये कथन तो बिल्कुल कभी गलत हो नहीं सकता जब आपको जानकारी नहीं है तो। ये आपको इसकी जानकारी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पढ़ के जाओ एमएसपी में कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। तो मान लो एक आपको ये पता है कि ये तो हो सकता है, केवल तीन वाला तो जरूर है, तो आप इसमें से ये तो जरूर काट दोगे। अब देखें काले तिल पे हम बात करते हैं। देखिए काले तिल, देखिए पहला तो ये खरीफ की फसल है। ठीक। दूसरा क्या है कि रमणी है, लवणी है, वह क्षारीय मृदा, क्षारीय क्षेत्र में क्षारीयता सहन कर सकती है ये। ठीक, पहली बात। दूसरा क्या है कि इसमें जो तेल है, इसमें जो तेल निकाल सकते हैं आप, उच्च तेल उसमें होता है, उच्च तेल की मात्रा। इसमें जो तेल की मात्रा है वो लगभग लगभग आपके 40 से 50% के आसपास रहती है। ठीक है। कहीं कहीं इसको राम तिल भी बोल देते हैं, राम तिल। ठीक है। और इसको एमएसपी में शामिल किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। एमएसपी कौन निर्धारित करता भाई, सीएससीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, है ना, वो सिफारिश करती है। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स वो इसको मंजूरी देती है। अभी इस समय 22 फसलों का एमएसपी है और एक जो है एफआरपी है गन्ना के लिए। ठीक है। तो इसके क्या है, ये तीनों ही सही है, क्या हो जाएगा, सभी 3 सही हो जाएंगे। 68 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई। ब्रांड पहचान, मान लो धोनी है, आपने मान लो कोई कंपनी खोली, आपने क्या कंपनी ये खोल दी, तो ये आजकल आपको पता है कि बाल झड़ रहे हैं लोगों के। ठीक। आपने ऐसा कोई तेल बना दिया जिससे क्या है लोगों के बाल कम झड़े और जो गंजे हो गए बेचारे उनको बाल आ जाए, है ना
तो जो उनके बाल आ जाए, तो ऐसे में क्या करोगे, आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तेल की पहुंचो, तभी आपको फायदा होगा। आपने ये किया, धोनी जी से संपर्क किया, MS धोनी जी से, उनको अपनी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया आपने, उसका प्रचार आप करा रहे हो। तो ये चीजें क्या है, दिख रही है ना। ये कह रहा है अमूर्त निवेश पूछ रहा है ये, ठीक। तो ये क्या, ब्रांड की पहचान आप करा रहे हो, तो इसको मतलब ब्रांड पहचान। दूसरा माल सूची, तीसरा बौद्धिक संपदा, और चौथा है आपका ग्राहकों की डाक सूची। माल सूची, आपका जो सामान है उसकी जो माल की सूची बनाओगे आप वो। इसमें कौन सा बोल रहा है, अमूर्त निवेश पूछ रहा है, कौन सा अमूर्त निवेश माने जाएंगे। ठीक है, देखो ब्रांड पहचान, माल की जो सूची है, ठीक, कह रहा है डाक, ग्राहकों की डाक, ग्राहकों की डाक। ठीक, अमूर्त निवेश क्या, माल सूची तो आपको दिखेगी ना यार, माल सूची तो आप देख सकते हो। बौद्धिक संपदा, भाई आप किसी के दिमाग में IQ लेवल है कैसा है, मान लो उसकी जो IQ है उसको बढ़ाना है, उसको मान लो उसको क्या स्किल्ड है, कितना स्किल्ड है IQ लेवल पे, तो ये आपको देखेगा थोड़ी। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके पास कितनी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, कितना उसके पास दिमाग है, कितनी उसके प्रॉपर्टी, क्या क्या कर सकता है उससे, तो ये आपको देखेगा थोड़ी। तो इसमें क्या, दूसरा वाला इसका गलत है, क्या हो जाए, केवल 3 हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है ये, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSME अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं। प्राथमिकता क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक, इसको भी 2 मिनट में बताते हैं। अभी थोड़ा MSME की आपको बता देते हैं, डेफिनेशन क्या क्या है इसमें। ऐसे बांट सकते हैं इसको, ये तो हो गया माइक्रो। एक होता है इसका निवेश, कितना निवेश कर रहे हैं आप, और टर्नओवर कितना है आपका। ठीक है, टर्नओवर। जैसे एक होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइज, MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। अगर आप माइक्रो में हैं तो आप 1 करोड़ रुपए का, आपका 1 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 5 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, स्मॉल में क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ का होना चाहिए, और आपका टर्नओवर 50 करोड़। ठीक, मीडियम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़, और टर्नओवर आपका 250 करोड़। ये आपकी डेफिनेशन है। माइक्रो 1 से 5, मतलब 1 करोड़ का निवेश, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ का टर्नओवर। स्मॉल में 10 करोड़ का निवेश, 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ का आपका टर्नओवर। अब ये क्या कह रहा है, 15 करोड़ निवेश, क्या है 15 करोड़ बता रहा है, किसमें बता रहा है, मध्यम, माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो मध्यम उद्यम में निवेश बता रहा है 15 है, होना चाहिए 50 करोड़ से 25 करोड़ के बीच होना चाहिए। पहला वाला क्या है, गलत हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरा कह रहा है PSL के तहत, जैसे मान लो PSL क्या होता है, जैसे कोई बैंक है, बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए, 100 रुपए जमा हुए, तो 100 रुपए में से कुछ पैसा तो उसको CRR के रूप में रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, कैश के रूप में है, RBI के पास जमा रहता है वो। मान लो 100 रुपए आए तो उसमें 4 रुपए के आसपास वहां रखना है। उसमें से फिर एक SLR रहता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ठीक है, उसका लगभग मान के चलो 18 रुपए उसको SLR के रूप में रखने पड़ते हैं। ठीक है, वो गोल्ड के रूप में भी हो सकता है SLR, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकता है और कैश के रूप में भी हो सकता है। ठीक, ऐसे करके 22 रुपए उनके यहाँ पे जमा हो गए। अब उनके पास बचे 78 रुपए। उसमें से RBI की गाइडलाइन है कि कम से कम आपको 40%, जो आप अब 78 रुपए आपके बचे, इसका 40% आप जो कुछ चुनिंदा क्षेत्र जो पीछे पिछड़े हुए हैं, उनको जरूरत है लोन की, उनको आप दोगे। इनको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान।
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एमएसएमई आती है, रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी आता है, कृषि भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आती है ना, सोलर एनर्जी पे कोई ऋण ले रहा तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही आता है। तो ये क्या है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक भाग है, ठीक है। पहला वाला आपका गलत है, क्या बचेगा केवल, ठीक है। चलिए, ये क्या कह रहा है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यूएस डॉलर या SW IFT, SW स्विफ्ट जिसको बोलते हैं IFT, ठीक, प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा भुगतान करना संभव है, ठीक बात है भाई। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इनके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, व्यय के समय ढांचे के साथ, ठीक। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा था, रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो रूस को क्या है कि स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया, है ना, बाहर कर दिया। ये स्विफ्ट प्रणाली क्या है, जैसे इसको समझते हैं, ये क्या है, ठीक, ये संदेश भेजने का काम करती है स्विफ्ट, इधर से उधर संदेश भेजने का काम करती है, ठीक है, क्या करती है, संदेश भेजने का। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक। ये काम क्या करती है, जैसे ऐसे समझो, मान लो एक यूएसए है, यूएसए मान लो सिटी बैंक है, ठीक। अब मान लो इधर इंडिया है, इंडिया में HDFC बैंक, ठीक। अब HDFC बैंक से सिटी बैंक में पैसा भेजना है, ठीक, जो सिटी बैंक में पैसा भेजना है HDFC से, तो HDFC स्विफ्ट क्या करेगा, ये संदेश है यहां से इधर भेजेगा, इधर उधर, तो ये OTP वगैरह जो आएगा वो स्विफ्ट के द्वारा ही आता है। स्विफ्ट के एक दूसरे संदेश वाहक के रूप में काम करता है ना, अंतरराष्ट्रीय लेन देनों, वित्तीय लेन देन के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक तक, तो ये इसका काम है। लेकिन अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो बनाएगी उसमें स्विफ्ट की कोई योगदान नहीं है, स्विफ्ट के बिना भी वो चल सकती है, तो पहला ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि कोई डिजिटल मुद्रा उसके अंदर प्रोग्रामिंग हम ऐसी कर दें कि भाई इतने टाइम पीरियड तक ये चलेगा, मालूम बोल दे 6 महीने के बाद सरकार कोई वाउचर दे दे, मान लो मनरेगा कर्मी है, उनको बोल दे भाई 1,000 रुपए आपको CBDC के द्वारा दिए जा रहे हैं, इतने समय बाद ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो एक टाइम बॉन्ड हो, इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, भाई तकनीक है, तो इसको कर सकते हैं, एक और दो दोनों इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द, देखिए ऐसे शब्दों को आप क्या कंसेप्चुअल तो नहीं कर सकते, बस ये कि आपने कहीं पढ़ा हो तो सुना जरूर होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा तो आप इसको बना लोगे, अन्यथा क्या है इसमें उलझ जाओगे। बीटा शब्द ये क्या है, वित्त के संदर्भ में पूछ रहा है, देखो अगर नहीं आता वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द है, ठीक। अलग अलग प्लेटफॉर्म से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन आने की निवेश रणनीति, एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होता है जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं, ठीक है। सारी चीजें उसमें वित्त के बारे में बताई। एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों की प्रति कितने स्टॉक के विचलनों को नापता है। देखिए बीटा क्या है, एक संख्यात्मक मान है स्टॉक का, स्टॉक कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, उसके बीच कितना विचलन है, मान लो 40 शेयर बढ़ गया, ठीक है, फिर 10 शेयर कम हो गया, उसके बीच में जो गैप आ रहा है जो विचलन हो रहा है उसके संख्यात्मक वैल्यू को ये बताता है, संख्यात्मक मान को बताता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किस स्टॉक के विचलनों को मापता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण मतलब छोटे छोटे ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं, आरआरबी और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक समूह है लोगों का, लोग मिलके समूह बना ले। अब मान लो कुछ लोग ऐसे, उनके पास ऐसे कोई एसेट्स नहीं है जिसको रख के वो बैंक से लोन ले लें। अब मान लो 10-20 लोगों ने, 50 लोगों की समूह बना लिया, ठीक, समूह बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। अब वो सब मिलके एक कहीं से लोन ले ले बैंक से, उस लोन को आपस में जिसको जरूरत है उसको वो बांट दें। अब मान लो कोई व्यक्ति लोन नहीं पे करता तो वो समूह जिम्मेदार है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं लोन चुकाता तो समूह जिम्मेदार है। ठीक, तो सेल्फ हेल्प लिंकेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज जो कार्यक्रम चलाया था वो नाबार्ड ने चलाया है, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। ठीक है सर, 1992 के आसपास ये चलाया गया है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या करें, इसमें क्या है, सभी सदस्य उस ऋण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात भी इसमें सही है कि रूरल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं, ये भी उनको ऋण देते हैं, ये बात भी सही है। तो क्या हो जाए, केवल 2 सही हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धन, सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। तो मतलब ये है, पहले उसका प्रिवेंटिव करते हैं, पहले उसको रोकने की कोशिश करते हैं किसी रोग को, दूसरे उसके बाद रोगनाशक व्यवस्था, रोग को खत्म करने की व्यवस्था पे ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा क्या कथन क्या कह रहा है, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत, विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, राज्य क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। ठीक, अब जैसे आपको एक पता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी एक, कब आई है भाई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में। तो उसमें ये सारी बातें कही गई थी कि हमें निरोधात्मक, ठीक है, निवारक, निवारक होना चाहिए, निवारक पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उपचारात्मक, ठीक है, इस चीज पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात इसमें जो कही है, केवल राज्य सरकार संसाधन जुटाएगा, ऐसा सच बात नहीं है, है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा जो मिशन है उसमें केंद्र सरकार का भी योजना है, केंद्र सरकार का विभाग है। जैसे आयुष्मान कार्ड आपके बनना है, आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, जैसे मोदी जी हर जगह आके बोल रहे हैं, तो भारत सरकार भी तो कर रही है, उसको केंद्र सरकार भी तो कर रही है। क्या राज्य सरकार, ये क्या केवल राज्य सरकार संसाधन जुटाएगी, ऐसा जरूरी, इसकी ये ठीक ठीक है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये क्या है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगी। ये बात सही है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं है कि केवल राज्य सरकार ही करेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, लेकिन कथन दो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्या करें, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। अब ये आपको थोड़ी इसके बारे में जानकारी होगी तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ये बोला गोल्ड का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशाल स्वर्ण निश्चय रिजर्व है। उपयुक्त कथनों के बारे में लिखित में से कौन से एक सही है। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ी जानकारी हो तभी कर पाओगे, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। या तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कहाँ पे। अगर आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड रिजर्व है वो एक तो ऑस्ट्रेलिया में, पहले नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसके बाद रूस में। तो आपको इतना पता चल जाए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, आपको ये नहीं पता चले कि सबसे ज्यादा गोल्ड का जो एक्सपोर्टर है वो सबसे बड़ा स्विट्जरलैंड है, आपको इसके बारे में नहीं पता, चलो इसको छोड़ देते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल कर रहे हैं, हमको ये पता है कि ये सब, इसके पास गोल्ड रिजर्व नहीं है सबसे ज्यादा, हमको ये पता चले कथन दो गलत है। ठीक है, जहां जहां कथन दो सही दिया है वो सब काट जाएंगे। देखो कथन दो क्या है, इसमें क्या है, कथन दो सही है, सॉरी, हाँ कथन दो गलत है, यहाँ पे कथन दो सही है बोल रहा तो ये वाला गलत हो गया।
ठीक है, कथन 1 कथन 2 सही है, ये भी गलत हो गया। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, ये बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आपको केवल एक स्टेटमेंट ये पता चल जाए कौन सा गलत है इसमें, तब भी आप इससे पूरा आंसर आप निकाल ले जाओगे, है ना। ये भी गलत हो गया, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो है ये, है ना, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये। लेकिन क्या है, यहाँ रिजर्व यहाँ पे नहीं, रिजर्व कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये 7वें नंबर पे, 7th प्लेस रिजर्व के मामले में, गोल्ड रिजर्व। कौन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2%। देखिए डेटा जितना पूछता है ना ज्यादातर गलत होता है ना, अधिकांशतः डेटा गलत पूछते हैं, उनको पता है डेटा को याद नहीं रखता, बस कॉमन सेंस लगाना है आपको। तो ये 3.2% नहीं था, 1.6% के आसपास था, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा जी। भारत में कार्यरत अनेक भारतीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजना का लाभ उठाया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है भाई, जो उत्पादन है, उत्पादन जो कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के, उत्पादन की प्रक्रिया पर जो कर लगाया जा रहा है उसको कम किया जा रहा है। जब भारत में रह के जो विदेशी कंपनी हो चाहे देशी कंपनी हो, अगर वो उत्पादन कर रही है अच्छा, तो उनको उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनको कुछ शुल्क में छूट दी जा रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड, प्रोडक्शन से लिंक्ड है इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन अगर यहाँ हो रहा है तो आपको पता है प्रोडक्शन यहाँ होगा, उत्पादन होगा तो क्या उससे निर्यात बढ़ेगा, है ना, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात बढ़ेगा तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन होगा ज्यादा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो जारी की गई थी, उसमें क्या है, घरेलू और बाह्य कंपनी जितनी भी थी उन सबको क्या है कुछ ना कुछ लाभ योजना का इसको मिला है। ठीक है, तो दूसरा वाला सही है। अब आपको इसमें भी ये पता है कि पहला वाला गलत है, तब भी आप इसको बना ले जाओगे। देखो कथन 1 कथन 2 सही है, कथन 1 कथन 2 सही है, कथन 1 कथन 2 सही है। तो कथन 1 जहां पे गलत है, केवल इसमें कथन 1 गलत दे रहा है, तो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारी इकोनॉमी सेक्शन की जितने क्वेश्चन थे 2013 से लेकर 23 तक के, पिछले लगभग 11 वर्षों के हमने प्रश्न पूरे कर लिए। ठीक है, और कोई कमेंट, आप कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें। आने वाले समय में हम साइंस टेक एनवायरमेंट और हिस्ट्री का तो चल ही रहा है, मैडम कंटिन्यू डाल रही है उसको, है ना। कोशिश हम ये करेंगे कि जो आपका पीटी एग्जाम है उससे लगभग 1 महीने पहले तक सारी चीज़ें आपको मिल जाए। इसी तरह चैनल को आप शेयर करते रहें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।